नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वेलकम टू इंसाइटफुल नॉलेज। आज हम बात करेंगे जिसकी पिछले दिनों काफी चर्चा रही, और वो है किस्सार मिलिट्री एरोड्रोम, या जिसको बहुत लोग आईनी एयरबेस के नाम से भी जानते हैं। और कुछ कुछ हम बात करेंगे बागराम के बारे में, जो कि अफगानिस्तान में है। और हम भाग्यशाली हैं कि एक बार फिर से हमारे साथ ब्रिगेडियर सिरोही जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछले दिनों मणिपुर के बारे में जो बताया था उसने काफी ज्यादा तहलका मचा दिया था। तो इनकी इन डेप्थ नॉलेज रहती है, इन डेप्थ स्टडी रहती है, और ये बहुत पैनी नजर रखते हैं हर तरह के प्रक्रिया को जो भारत के आसपास हो रही है। तो वेलकम ब्रिगेडियर सिरोही, बताइए क्या है ये पूरा किस्सा, कहाँ जा रहा है, क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है। नमस्कार, जय हिंद सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं सर, आपने मुझे दोबारा मौका दिया आपके श्रोताओं के साथ रूबरू होने का। मैं रिकमेंड करूंगा हम इस मुद्दे को दो भागों में बांटें, पहले आईनी और फिर बगराम। आईनी एयरबेस पे आने से पहले दो छोटे मुद्दे हैं जो कि काफी अहमियत रखते हैं। सबसे पहले कि ये एयर बेसेस या कोई भी बेसिस क्यों होने चाहिए, क्यों रखती हैं ये कंट्रीज। ये जो बेसिस है एक दूसरे देशों में, ये बहुत पुरानी प्रणाली है, काफी समय से चली आ रही है। और खास तौर से जब कॉलोनाइजेशन शुरू, जितनी भी पावर्स थी कॉलोनाइजेशन के दौरान, उन्होंने अपने आर्थिक और अपनी पॉलिसीज और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये बेसिस रखा कर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और आज की तारीख में भी जितनी भी मेजर पावर्स थी, उनके बेसिस थे और हैं। अगर फिलहाल में देखा जाए तो यूएस के करीब 55 कंट्रीज में 750 बेसिस हैं। रशिया के 12-13 कंट्रीज में करीब 50 से ज्यादा बेसिस हैं। चाइना के 3-4 कंट्रीज और आइलैंड में सब मिला के करीब 25 से 30 बेसिस। तो ये प्रश्न ये उठता है, ये बेसिस रखे क्यों जाते? देखिए, बेसिस रखने का कारण है भौकाल, वर्चस्व या हेजिमनी। इस चीज के लिए ये जो है बेसिस रखता है कोई भी पावरफुल कंट्री। उसमें वो करता क्या है, वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस उस देश के अंदर रखता है, और वो इसी टाइम ये भी निर्धारित करता है कि उसके काउंटर जो फौज है या देश है वो वहां पर आके ना बैठे। इससे वो अपना पावर प्रोजेक्शन करता है, अपने आर्थिक और जो उसके ट्रेड और कॉमर्स के इंटरेस्ट है उनको वो हासिल कर लेता है। साथ ही वो उस देश में और उसके आसपास के इलाकों में अपना वर्चस्व हासिल कर लेता है। अब आते हैं कि तजिकिस्तान में जब हम आईनी एयरबेस लेने गए थे, तजिकिस्तान का एक छोटा सा इतिहास देखिएगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आगे काम आएगा हमारे पॉडकास्ट के दौरान। देखिए, तजिकिस्तान को 1917 से और 1921 तक जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो रूस ने उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। 1924 में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत एक ऑटोनोमस रिपब्लिक बनता है। 1929 में सोवियत के अंदर वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन जाता है। 1991 में उसको इंडिपेंडेंस मिलती है। 92 से 97 में सिविल वॉर होती है, काफी भयानक सिविल वॉर होती है इसके अंदर, ताजिकिस्तान के। 97 के बाद में ये फ्रजाइल सा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ क्रिएट हो जाती है, जो आज भी है। और अगले आने वाले 20 से 25 सालों के दौरान ये इलाका काफी रेडिकलाइज हो जाता है। यहाँ करीब 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 97% लोग जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है, और मध्य एशिया के 5 देश हैं, उनमें पर कैपिटा जीडीपी में सबसे गरीब देश। रशिया के ऊपर अपनी सिक्योरिटी और चाइना के ऊपर अपनी आर्थिक या इकोनॉमी के लिए वो इन दोनों देशों के ऊपर निर्भर करता है। तो आप देखिए ताजिकिस्तान में कितना सारा प्रॉब्लम। अब हम आते हैं आईनी के ऊपर। देखिए, आईनी एक दुशानबे जो कैपिटल है उससे पश्चिम में करीब 15 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड है, जिसको 1950 के दशक में रशिया ने बनाया था पामीर रेंज और उसके बियॉन्ड ऑपरेशंस के लिए।
लेकिन 1979 से 89 के बीच में अफगान का जो लड़ाई हुआ यूएसएसआर का, उसमें इसने बहुत अहम भूमिका निभाई। ओके 91 के बाद जब आजाद हो जाता है ताजिकिस्तान, तो बेस इसके पास आ जाता है। लेकिन एकदम अगर आप देखें कि गृह युद्ध हो जाता है, उसकी हालत एज इट इज सबसे गरीब देश है, हालत और खराब हो जाती है। पहले वो रूस के पास गया अपग्रेड करने के लिए, ओके लेकिन रूस में श्रोताओं को ध्यान रखना चाहिए, इसी दौरान रूस चेचनिया, दागिस्तान और जॉर्जिया से उलझा हुआ था। खुद तो उसके आर्थिक हालात जो थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, और उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज के लिए शायद वो एग्री हो गए हों कि ओके, अगर भारत आकर यहाँ पर ये चीज करता है तो उनकी सहमति होगी। मुझे नहीं लगता रूस की सहमति के बिना, क्योंकि तजाकिस्तान रूस के साथ CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो ये चीज जरूर रही होगी। अब आते हैं भारत के लिए कि भारत वहां जाकर क्या करना चाहता है। देखिए, इसमें आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि देखिए। इन 3-4 सालों की जो संधि से पहले वाले साल, हमारे यहाँ कारगिल वॉर होता है, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आती है जिसमें इंट फेलियर एक कारण था, नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट पर अटैक होता है, वहां भी ये चीज आती है, इंट फेलियर का एक कारण था। यस दोनों में उन दिनों के जो सलाहकार थे वाजपेयी गवर्नमेंट के, वो बोलते हैं कि हमारे पास अर्ली वार्निंग लेने के लिए इंटेलिजेंस सेटअप होना चाहिए जो साउथ एशिया के बियॉन्ड। ओके और ताजिकिस्तान मध्य एशिया में सबसे करीबी देश है भारत। अगर आप भूगोल देखेंगे तो वो सबसे करीबी देश। इसी दौरान 1996 ऑनवर्ड तालिबान जो था वो अफगानिस्तान में था। गृह युद्ध हो चुका था रेडिकलाइजेशन की वजह से, और ताजिकिस्तान किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि उसका और रेडिकलाइजेशन हो। तालिबान को ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है। 2001 में 9/11 होता है, वॉर ऑन टेररिज्म छिड़ चुकी होती है और यूएस अफगानिस्तान में आ जाता है। इस पूरी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो भारत का ताजिकिस्तान एक बड़ा ही लॉजिकल सा कंक्लूजन। बिल्कुल। यहां मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, जिसको मैं बाद में नेगेट खुद ही करूंगा, कि ये मान के चलते हैं कि वहां पर एक इंडिपेंडेंट एयर बेस इंडिया के जाना चाहता था, उससे हमें क्या फायदे होते? हमारा ये फायदा होता कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एक रेयर फ्रंट खोल देते, हम बाकी इलाके पर भी नजर रख सकते थे अपनी। इसी सब चीजों के मद्देनजर ये ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी के 2 पार्ट हैं। ये भी मैंने देखा है, मैंने जो जहां भी पढ़ा है उसमें मैंने कहीं आई नेवर केम अक्रॉस 2 हिस्से थे। एक था आईनी एयरबेस को अपग्रेड करना और दूसरा था इंडिया की ट्रेनिंग टीम को वहां एस्टेब्लिश करना। जब ये ट्रीटी हो जाती है तो भारत जो है, इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 70 से 100 मिलियन डॉलर्स वहां खर्च करता है। मैं कहना चाहूंगा ये 2001 और 2 की बात है। हमारी 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो 2007 में जाके हुई, तो हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे। साथ में ध्यान देने वाली ये भी बात है कि 98 के न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगे। इन सब चीजों के बावजूद हमने 70 से 100 मिलियन डॉलर्स वहां उन दिनों में खर्च की, जिसमें हमने एक 3200 मीटर का रनवे, जिसमें सारे तरह के जो है प्लेन्स उतर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स उतर सकते हैं, हैंगर्स बनाए, हार्ड स्टैंडिंग्स बनाई, हमने पैरामीटर फेंसिंग की, हाउसिंग किया, बैरिक्स को रिनोवेट किया, टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल वगैरह, ये सारी चीजें हमने वहां पर अपग्रेड किया। 2006 में ये एयरबेस बन जाता है और 2006 में हैंडओवर कर दिया जाता है। इसकी अहमियत इस चीज से भी लगाई जा सकती है कि वहां के जो तीसरे बेस कमांडर थे ग्रुप कैप्टन धनुआ, जो बाद में एयर चीफ मार्शल भी बने, वो उसके तीसरे बेस कमांडर। 2015 में प्रधानमंत्री विजिट करते हैं और 2018 में राष्ट्रपति विजिट करते हैं एनएसए के साथ।
तो इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रही है। लेकिन ये संधि थी सिर्फ 2020 साल के लिए, इसलिए 2001 में जब रिन्यूअल का टाइम आया उस समय ताजिकिस्तान ने बोल दिया कि रिन्यू नहीं होगी और इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली। अब क्या कारण रहे होंगे, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, मैं अब इस चीज को नेगेट करना चाहूंगा जो मैंने शुरू में बोला था कि ये मान के चलिए इंडिपेंडेंट एयरवेज। देखिए ये फाइल्स में जब प्रपोजल चला होगा तो शायद ऐसा चला हो कि एक इंडिपेंडेंट एयरबेस होगा, लेकिन जो ट्रीटी साइन हुई कोई ऑफिशियल दस्तावेज नहीं है ऐसा कि जहां ये है कि हमारे वहां पर फाइटर प्लेन्स भी रखे जाएंगे। ताजिकिस्तान ने कभी भी, मैं बहुत ही जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, कभी भी अलाउ नहीं किया हमारे फाइटर प्लेन्स को वहां के लिए। और जो लोग सू-30 वहां पे कहते थे भारतीय वायुसेना के थे, वो अफवाह है कि आप कह रहे हैं कि वो एक्सरसाइज थी कि क्या था वो? देखिए मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर सू-30 वहां 1 या 2 कभी गए होंगे तो ये अज्यूम किया जा सकता है बिल्कुल क्लियरली कि वो एक्सरसाइज या जॉइंट ट्रेनिंग के लिए गए। प्लस अब आप ये देखिए, रशिया जो है उस एयरबेस को पहले भी और अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। जी उसकी 201 मोटराइज्ड डिवीजन की 2 ब्रिगेड आज भी वहां तैनात है। इसलिए ये संधि जो ट्रीटी है, ये इंडिया ने, मुझे ये लगता है ये सोचा है और एक अच्छे देश की तरह कि भाई हमने इतना पैसा लगा दिया है तो हमने ट्रेनिंग दिया है उनको, लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट किया है, शायद हाँ एक चीज और है, हमने उन्हें 2 हेलीकॉप्टर्स भी दिए थे एज ए गिफ्ट। जी हाँ जी। ठीक है, तो हमने वो सब काम किया जो ट्रीटी के अंतर्गत आता था, और जब हमने देखा कि भाई अभी हमें वो सब फायदा नहीं मिल रहा है या ट्रीटी पूरी हो चुकी है तो इसमें और ज्यादा समय लगाने की, वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि ये ब्रेन चाइल्ड किसका था और कैसे कन्विंस किया गया होगा कि 70 से 100 मिलियन डॉलर हम खर्च कर रहे हैं तो उसका रिटर्न क्या मिल रहा है? या आप कह रहे हैं कि वहां पे हमने कोई लिसनिंग पोस्ट लगाई हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट या दूसरे देशों के अगेंस्ट, और क्या ऐसा कुछ था कि क्योंकि अगर मिलिट्री हमने यूज नहीं किया, केवल अपने वहां पे इंजीनियर्स और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट टाइप का कुछ खड़ा कर दिया, रनवे बना दिया, लेकिन यूज नहीं किया, अदर देन आई थिंक कुछ इवैक्यूएशन के लिए उसको यूज किया गया था, उसके बारे में मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल, अच्छा सही प्रश्न है आपका। देखिए जैसे मैंने बताया कि हमने ने उसी दौरान फरखोर एयरबेस पे 97 के बाद से हमने एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल किया हुआ था, क्योंकि हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट तालिबान। फरखोर काफी साउथ में, बिल्कुल साउथ ईस्ट में है, जो कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर से काफी नजदीक। तो जितने भी फाइटर्स इंजर्ड होकर आते थे वो वहां आते थे और वो हम उनकी मदद करते थे। हम उनके अलावा उस इलाके में जितने गांव थे सबकी मदद करते। तो हमारी वहां रेपुटेशन थी। देखिए ये चीज वैसे तो नहीं है, लेकिन हमारे वहां इंटेलिजेंस का भी रिक्वायरमेंट था, क्योंकि जो लोग ये आते थे पाकिस्तान से, उनसे हमारे जो इंट ऑपरेटिव्स थे वो हर हालत में इंफॉर्मेशन लेते होंगे आईएसआई की गतिविधियों की, बाकी गतिविधियों की, कौन कौन और एक्टर्स हैं, कौन कौन और लोग हैं जो वहां पर हैं, और क्या वो लोग, ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, इस टाइप का जो जहां मायाजाल होता है वहां काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हमें अर्ली वार्निंग दे सकती है उन मुद्दों पर जिसको हमेशा देश चाहेगा लेना। लेकिन फरखौर एयरबेस को जब हमने 2008-9 में हमारा जब आईनी फुल्ली कन्वर्ट हो गया, फरखौर एयरबेस की हमें जरूरत नहीं रही और उसको हमने उस एरिया को अबंडन कर दिया था। अगर मेरा याददाश्त सही है 2008 या 10 के बीच में वो एरिया को हमने छोड़ दिया था। हाँ 2009 में आई थिंक छोड़ दिया था। हमारा कोई सिक्योरिटी पैक्ट नहीं था उनके साथ, इसलिए ये चीज लोग बाग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस से हुआ है। देखिए रशिया ने ही तो शायद हमें अलाउ कराया होगा इनडायरेक्टली। दूसरा, रशिया के साथ पिछले 20 साल से हमारे साथ वैसे संबंध ना रहे हों जो पहले थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी भी हम एक दूसरे के दोस्त हैं और इस चीज को हम कहते भी हैं और निभाते भी।
उस एरिया में अगर कोई देश रशिया के अलावा वहां जाना चाहेगा तो भारत एक ऐसा देश है जिसे रशिया कभी अपोज नहीं करे। तो रशिया ने ऐसा कराया हो मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज है चाइना के इन्फ्लुएंस। देखिए चाइना का वहां इंटरेस्ट है। जी चाइना खुद BRI का उसका प्रोजेक्ट है वहां पर। चाइना का जो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है जो कि वखान कॉरिडोर से 20 किलोमीटर है ताजिकिस्तान में, वहां उसके 3 बेसिस हैं। जी गिलगित बाल्टिस्तान से उसका CPEC आ रहा है। जिंजियांग प्रोविंस जो है वहां पे उसको रेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जी अगेंस्ट उइगर मुस्लिम्स। तो वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ये सेंसिटिव एरिया जो है इसमें उसका रेडिकल लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ जाए। तो वो उसका इंटरेस्ट जरूर है, इसलिए उसने ताजिकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में करीब इसके 2 या 3 बेसिस हैं। और वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ताजिकिस्तान को देता है, बल्कि 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है आज की तारीख में ताजिकिस्तान के। लेकिन कभी भी चाइना ने खुलकर ये बात नहीं बोली है, लेकिन एक साइलेंट कैंपेनिंग हो सकती है, उसको नहीं नकारा जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने, देखिए इंडिया की शीर्ष नेतृत्व को देखिए, ये काफी घिसे हुए लोग हैं। इनका डिसीजन मेकिंग में देखिए भविष्य में ही जब हम इतिहास को देखेंगे तभी पता लग पाएगा कि ये डिसीजन ऐसे सही थे या नहीं। या वरना ये बड़े इनकी जो कूटनीति है वो काफी ठहराव वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद ना हो, काफी ठहराव वाली है, काफी भारत को प्रथम रखने की है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया था, उसका हमें जितना फायदा मिलना था वो मिल चुका था, टाइम हो चुका था, और एक अच्छे नेशन की तरह हम भी शायद वेट कर रहे हो कि कब 20 साल और तो हम निकल जाए। तो Over to आपको आपको क्या लगता है कि ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारी घनिष्ठता बढ़ी है और यहाँ पे हमने इधर वेकेट किया है इसको, कुछ संबंध है इसमें, नहीं है, क्या है? देखिए संबंध डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता। निर्णय लिया गया था 2021 में, जी 2022 से हमें वाइंड अप करना था। ठीक है। श्रोता समझे कि वो धर्मशाला नहीं है कि अटैची उठाई और अगले दिन सुबह आ गई। चीजों में समय लगता है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल सामान है वहां पे, उसमें लगता है। यही दौर था जब कोविड अपने चरम सीमा पे था। बिल्कुल या तो हमें जो है 1-2 साल लग गए होंगे, मेरे ख्याल से 2024 में हम फाइनली बाय बाय बोलकर आ चुके होंगे। तो जो निर्णय 2021 में लिया गया था, तालिबान ने तभी तो टेक ओवर किया। तो जी तालिबान से हमारी घनिष्ठता कैसे हो जाएगी उन दिनों में? अगर आपने बगराम की बात कर दी तो उसकी भी काफी अफवाहें उड़ी थी और एकदम से वो हॉट प्रॉपर्टी बन गया। यूएसए भी उसको लेना चाहता था, पाकिस्तान की नजर भी उस पर थी, फिर एकदम से समाचार आया कि भारत ने उसको टेक ओवर कर लिया है। उसके ऊपर भी कुछ बताइए। देखिए बगराम जैसे ज्यादातर सबने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, काबुल से करीब नॉर्थ में है, 60 किलोमीटर का एरिया है वो। जी 5000 फीट का उसका एलिवेशन है, 70 से 75 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है। इसको भी रशिया USSR ने 1950 के दशक में बनाया था, और ओके 1979 से 89 के बीच में अफगान युद्ध में वो केंद्र था, बिंदु था रशिया के लिए। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा, रशिया ने इस बेस पर तब भी बेस ओवरऑलिंग की सुविधा नहीं बनाई थी। इसका मतलब उन्होंने इसको इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया था। नहीं बेस ओवरऑलिंग में जो रोटरी विंग है उसका ताजिकिस्तान में जाके बेस ओवरऑलिंग होती थी, और जो फिक्स विंग है वो उज्बेकिस्तान जाती। तो इसका मतलब उन्होंने उसको बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया था। लेकिन जब 2001 में US फोर्सेस आ जाती हैं तो उन्होंने इसको काफी डेवलप किया। 2 रनवे बन गए, उसके अंदर क्या कहते हैं हाउसिंग फैसिलिटी है, उसके अंदर मैस की फैसिलिटी है, मार्केट्स हैं, रोड्स हैं, और फ्यूल एम्यूनेशन स्टोरेज की फैसिलिटी है। और आप यहाँ तक बताया जाता है कि वो एट वन पॉइंट इन टाइम 30 से 40 हजार लोग वहां रह सकते थे। वहां एक डिटेंशन फैसिलिटी बन जाती है 2009। जुलाई में ये चीज, जुलाई 2021 को 20 साल के बाद ये फैसिलिटी अफगान आर्मी को हैंडओवर कर दी जाती है। अभी क्यों ये न्यूज में है
तो वो आप देखेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट ने करीब 2-3 महीने पहले ये बोला कि भाई हमें बगराम एयरबेस वापस चाहिए क्योंकि ये हमने बनाया और अगर नहीं मिलेगा तो वी हैव अदर मीन्स टू टेक इट। ये क्यों कहा होगा ऐसा? हाँ फिर जो चीज छोड़ के चले गए वापस क्यों आना चाहते हैं? सही है, बिल्कुल। देखिए, जो थोड़े लोग जियोपॉलिटिक्स और भूगोल में, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं, वो सोचिएगा कि अफगानिस्तान बगराम है कहाँ? ये केंद्र बिंदु है मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया, बिल्कुल बीच में बैठा। बिल्कुल। तो ये जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में बहुत होने वाला। देखिए, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक थ्योरी ऑफ हार्टलैंड पढ़ी होगी। जी 1904 में एक रिसर्च पेपर आया था जॉन मैकिंडर द्वारा। जी वो बोलता है कि जो भी हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अब वो है क्या हार्टलैंड? ये इराक का नॉर्थ ईस्ट का इलाका, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया पूरा, मंगोलिया के कुछ हिस्से, रूस के ईस्ट ऑफ वोल्गा और वेस्ट ऑफ साइबेरिया का ये हिस्सा, ये है हार्टलैंड। क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मिनरल रिसोर्स में बहुत रिच है, तो जो इसे कंट्रोल करेगा वो करे। ये हार्टलैंड थ्योरी शायद 125 साल के बाद किसी को इस्तेमाल करना है। अब अगर ये करता है यूएस, तो देखिए सबसे पहले वो चाइना के ऊपर शिनजियांग और लखनऊ, जो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वहां पर ऑब्जर्वेशन रख सकता है। साथ जी ही वो जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है चाइना का सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में, खासतौर से रियर एलिमेंट्स के ऊपर, उसको नेगेट कर सकता है। यूएस खुद हमेशा से सेंट्रल एशिया में आना चाह रहा था, इवन ड्यूरिंग अफगान वॉर। वो उनका उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी बढ़ जाएंगी और इस बहाने वो रशिया के बैकयार्ड में आ जाएगा। सेंट्रल एशिया जो अंडर वैली है रशिया की, वहां आ जाएगा। ईरान के ऊपर वो पूरी नजर रख सकता है, और खासतौर से तब जब बलूचिस्तान में जो उसके पहले बेसिस थे वहां नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ 2-3 साल से जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम चल रही। और इंडिया के भी ऊपर नजर रख सकता है, यहाँ से ट्रेड, कॉमर्स, बाकी जो फैसिलिटीज क्रिएट करनी है वो तो है, लेकिन वो इंडिया के ऊपर भी नजर रख सकता है। तो इसलिए यूएस वहां, लेकिन इसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर बोल दिया कि किसी भी कीमत पे हम किसी भी दूसरे देश के मिलिट्री पावर को अपने यहाँ पे स्टेशन नहीं होने देंगे। रशिया, इंडिया और चाइना ने भी इसको अपोज किया, कहा है कि भी अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। उन्होंने ये बोला था कि हम अदर मीन्स को कर सकते हैं लेने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक है, ये कुछ लोग एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इट मे बी द पार्ट ऑफ अदर मीन्स। अब हम इस पे आते हैं, ये इस समय मुद्दा क्यों गड़बड़ा रहा है, मतलब गर्मी में है ये। देखिए, ये मुद्दा और आईनी एक साथ आया, पिछले 1 महीने की देखिए, और ये आएगा जब अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर था वो इंडिया में होकर गया। जैसे ही वो गया, उसी के दौरान पाकिस्तान अटैक करता है। अफगानिस्तान को अपनी एडी वल्नरेबिलिटी पता लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी दौरान, शायद, अगेन इसका कोई ऑफिशियल दस्तावेज नहीं है, शायद उसी दौरान ये रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया हो, या दोनों के बीच में कोई साझेदारी हुई हो कि क्या इस पॉसिबिलिटी पे काम किया जा सकता है। जैसे ही ये खबर आई, तब आईनी भी उठ गया, जो मैं आपको बोल रहा था, मैं इसको कनेक्ट करने की करूंगा कि देखिए, अगेन मैं एक चीज बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। देश आजाद होने के बाद, दोहराता हूं, देश आजाद होने के बाद और आज तक
एज वी स्पीक इंडिया ने कभी भी निर्णय लिए हो जो भारत या इस देश के लिए अच्छे हैं, बाहरी ताकतों ने उसे हमेशा उसके काउंटर का और बिल्कुल इसमें सब शामिल है। कोई भी इस देश को अच्छा होते हुए नहीं देखता, खास तौर से यूएस, यूके, कनाडा, और अब थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 साल से जो मैं पढ़ता हूं, इवन जर्मनी भी इनका पार्ट बनता जा रहा है। और पाकिस्तान जैसे देश को ये लोग क्या करते, वो सब काम कराते हैं जो वो खुद करना चाहते। और ये जानकर कि वहां पे इस समय कमांडो उतर गए, यूएस के 2 प्लेन आए थे, वो हमारी एडी ने भगा दिया। ये एक हास्यप्रद चीज, बड़ी मतलब मुझे हंसी आती है कि इस तरह की आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये गलत बात है। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई है, लेकिन मान के चलिए कि ऐसा है। अफगानिस्तान इंडिया को कभी भी ऑक्यूपाइंग फोर्स की तरह नहीं देखता, जैसे कि उसने यूके, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को कह लीजिए, ब्रिटेन को कह लीजिए, यूके को कह लीजिए, विश्व युद्ध से पहले, दूसरे विश्व युद्ध से पहले, बाद में यूएसएसआर को, पिछले 20 साल से यूएस को उसने देखा। वो भारत को देखता है कि भारत एक सेल्फलेस ह्यूमैनिटेरियन काम करता है। उसने उसके डैम बनाए, रोड बनाए, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। इसी दौरान ऑफ सिंदूर में हमारी जो एयर डिफेंस की काबिलियत है, वो एक विश्व का बहस का हिस्सा बन गई है। और इनकी जो एयर डिफेंस की काबिलियत है, इनको उनकी अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई दी। तो ये सोच सकते हैं कि भाई अगर इंडिया हमें कुछ सपोर्ट कर दे, हमारे एयर डिफेंस, हमें टेक्नोलॉजी दे, हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस वगैरह को कर दे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे, रिपेयर मेंटेनेंस को सपोर्ट दे, तो भारत के लिए मतलब भारत एक ऐसा देश है, उसके लिए किया जा सकता। और भारत की एक इस समय ऐसी स्थान बना हुआ है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, कि उसकी बातों को शायद दूसरे लोग इतनी जल्दी ना नकारें। तो एक बड़े और रोचक चीज है, यूएस जो है वो भारत को तो अलाउ कर सकता है वीजा वी चाइना एंड रशिया। वो नहीं चाहेगा कि अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो और दूसरा देश ना जाए। लेकिन अगर कोई देश है तो भारत इज ओके। रशिया और चाइना भी कहेंगे भाई यूएस नहीं आना चाहिए जब भारत आ जाए। ईरान भी ये चाहेगा कि अगर कोई देश आना ही है, उनको लेना ही है, तो वो भारत को ले लें। सिर्फ एक देश को परेशानी होगी, वो है पाकिस्तान। और जहां तक भारत का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, वो ये है कि जो चीज हम आईनी में ये सोचकर कि हम इंडिपेंडेंट एयरवेज बनाते, आई एम अगेन रिपीटिंग, जो भी चीजें थे, जो भी मुद्दे थे, अगर हमने ये सोचा था कि आईनी में इंडिपेंडेंट एयरवेज बनाएगा और वो हम हासिल नहीं कर पाए, तो हम यहां से हासिल कर सकते हैं अगर ये इंडिपेंडेंट एयरवेज बनता है। तो क्या आप जो चाबहार जो पोर्ट है भारत जिसको रन करता है ईरान में, और ये जो बगराम की बातें चल रही हैं, इनको आप कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, अगर चाबहार फंक्शनल नहीं है तो बगराम बनेगा कैसे? सारा जो लॉजिस्टिक है वो तो यहीं से जाएगा। बिल्कुल। और आप ये देखिए, ऑन ए क्वाइट, मेरे ख्याल से अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं जब वेवर मिल गया है हमें। चाबहार का जो टैरिफ का था, उसका वेवर 6 महीने या किसके लिए मिला, तो कुछ 6 महीने का। सबसे पहले तो जरूरत यह है कि वहां पर हमें बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी। और वहां मेरा ख्याल है 70-80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वहां कम से कम 2 ब्रिगेड लगेंगे उसके पैरामीटर फेंसिंग के। दूसरा, हमारे पास एक ब्रिगेड में कितने सैनिक होते हैं? एक ब्रिगेड में 3 बटालियन, आप रफली मानिए पूरे एलिमेंट्स को मिला के 3000 के करीब, 3-3.5 हजार, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो उनको अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स भी मिलेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 3,500 सैनिक मानिए। ओके। उसके अलावा हमारे पास सिक्योर कॉरिडोर नहीं है, एयर कॉरिडोर। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स जाएंगे कैसे? जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो देखेंगे सिर्फ एक तरीका है ईरान के थ्रू जाने का ना। ईरान क्या हमारे फाइटर प्लेन्स को अपनी एयर स्पेस के ऊपर उड़ने देगा?
देखिए, कोई ट्रेनिंग होती है या कोई जॉइंट एक्सरसाइज है, वो एक बात अलग है। लेकिन जब ये बेस बनेगा, जब ये संधि सामने आएगी, ट्रीटी पे हस्ताक्षर होंगे, सबको पता लग जाएगा बेस। बेस का मतलब है फाइटर्स आएंगे जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कोई अलाउ करे। तीसरी चीज है, हमारे पास वहां फ्यूल कहाँ से आएगा, हमारे पास वहां पर फायर सिक्योर्ड फायर ऑप्टिकल सिस्टम कहाँ से आएगा, डाटा इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसे हम वहां से यहाँ पर खबरें भेजेंगे, वहां पर हमारे पास डेडिकेटेड सैटेलाइट्स कैसे मिलेंगी हमें वहां। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है कि पिछले 50 सालों से अफगानिस्तान एक अनस्टेबल स्टेट रहा है। जी। जब से दाऊद ने टेक ओवर किया था 73 से, और 52 साल हो गए। इस अनस्टेबल स्टेट में जो आज भी और आगे आने वाले समय में भी रहेगा काफी सालों तक, उसमें क्या आप अपने ट्रूप्स और रिसोर्स लगाना चाहिए? क्योंकि अगर एक बार लग गया, वो वापस लाना बहुत मुश्किल होगा अगर हमें उसकी जरूरत है, या वहां हालात खराब। अगर ये इतनी चिंगारी तो कहीं ना कहीं होगी, जो इतनी चीज है, इतनी खबरें आ रही है, झूठी खबरें आ रही हैं, जैसे मैंने क्या आपको बताया कि कमांडो भी पहुंच गए हैं वहां पर। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई हम उन्हें आईनी टाइप की सपोर्ट, जो एक्चुअल में आईनी में थी, उस टाइप की सपोर्ट उनको दे दी। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में वार्तालाप हो चुकी है, रैकी हो चुकी है, डिटेल रिपोर्ट भी शायद बन गई हो कि हम आपको एयर डिफेंस में, सिग्नल में इस बेस को अपग्रेड करने में मदद करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, लॉजिस्टिक, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह का ये चीज शायद हो। और इस चीज को, क्योंकि मेरे और आपके जैसे लोग थोड़ा बिंदु जोड़ते रहते हैं, इस चीज को मैं इसलिए थोड़ा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश ने अभी, भारत ने अभी निर्णय लिया है कि वहां पर एम्बेसी खोली जाएगी। जी हाँ। तो एम्बेसी का मतलब वहां पे एम्बेसडर और उसका स्टाफ होगा। बिल्कुल। वो क्यों होगा? देखिए, जब किसी भी देश में अपग्रेड या कोई भी काम किया जा सकता है, तो वहां लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट किया जाएगा तो फाइलें प्रोसेस होंगी, तो कोई एक अथॉरिटी होगी जो उन्हें साइन करेगी। जो अथॉरिटी साइन करेगी, इसलिए एम्बेसडर का होना वहां शायद जरूरी होगा। इसलिए और जो आप बात कर रहे हो कमांडो वगैरह, वो भी हो सकता है इसी के चक्कर में, वो सिक्योरिटी, क्योंकि भारत को अपनी खुद को प्रोवाइड करनी होती है, उस चक्कर में हो सकता है कुछ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये हो सकता है कि हमारे कुछ ट्रूप्स वहां जाए, लेकिन अभी चले गए हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, वहां झंडा भी, फ्लैग भी है। देखिए, फ्लैग तो हिंदुस्तान में जब भी विजिट होती है, फ्लैग होता है दूसरी कंट्री का। मतलब प्रजातंत्र का ये मतलब नहीं है कि देश की वो जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए जिसके आप हकदार नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि हम एक ऐसी फैसिलिटी खोल रहे हैं उनके रिक्वेस्ट के ऊपर, और इस फैसिलिटी को खुलना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जब यूएस, चाइना, बाकी लोग वहां आना चाह रहे हो और वो अप्रोच कर रहे हैं भारत को, और भारत को क्यों अप्रोच कर रहे हैं, वो मैंने आपको 5-7 पॉइंट बताए थे। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर सिरोही, आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत ही जटिल बात को आपने समझाया है, क्योंकि भारत में अफवाहों का जो बाजार है वो बड़ा गर्म रहता है। फेक न्यूज, अगर किसी ने उंगली उठाई है तो उसको 10 उंगली बता देते हैं। तो ये बिल्कुल आपने एक बैलेंस तरीके से जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दोनों क्षेत्रों में, उसके बारे में बताया। और मैं दर्शकों से फिर निवेदन करूंगा कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं वो हमें बताएं, जो आपको पसंद है उसके बारे में हम बिल्कुल एक खरी जो जानकारी होती है वो आपको देंगे। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे उपस्थित हैं। और इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय।